आज हमने कराची यूनिवर्सिटी में एक डिस्कशन क्लास की थी। और वो डिस्कशन क्लास में 4-5 लोग शामिल थे, 1-2 लोग बाद में भी आ गए थे। और मजमूई तौर पर उस डिस्कशन क्लास में काफ़ी सेहतमंद डिस्कशन हुई। पहले तो कुछ शायरों के हवाले से, उनकी इंफरादियत के हवाले से अता भाई ने कुछ चीज़ें बताई और कुछ सवालात किए जो हमने आपस में डिस्कस किए। और उसके अलावा फिर जो एक डिस्कशन का तरीक़ेकार था, पहले भी करते रहे हैं इसी बुनियाद पर डिस्कशन। हम ग्रुप्स में मुख्तलिफ इब्तिदा से, बल्कि पहले 2-3 सालों से ही सिलसिला हमने किया था कि सवाल से सवाल निकाल कर मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछे जाएँ। और उस डिस्कशन में समझें कि वो इंटरव्यू वाली ही कैफियत लिए हुए था कि मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के सवाल से सवाल निकाल कर सवाल पूछ रहा था और वो जवाबात दे रहे थे। और ये तरीका तकरीबन लोगों को पसंद भी आया और उन्हें लगा कि यही तरीका बेहतर है और इसी तरीके से शायद हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा 1-2 बातें और भी उस डिस्कशन में तय की गई। एक तो डेमो इंटरव्यू के हवाले से। तो पहली बात तो मैंने ये कहा कि पहले 2-4 क्लासें हो जाएं और बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाए कि एसपीएससी की तरफ से कि इंटरव्यू होंगे कब। और इंटरव्यू की डेट आ जाए तो उसके बाद अगर हम डेमो का जो सेटअप है वो बनाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और डेमो के लिए दो तरीके तजवीज़ किए गए हैं। पहला तरीका मैंने ये सोचा है कि कम अज़ कम 8 लोग अगर तैयार हो जाते हैं, 8 लोग कम अज़ कम होने चाहिए। अगर 8 लोग कम अज़ कम तैयार हो जाते हैं कराची यूनिवर्सिटी में या कराची में ही किसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला एक या दो प्रोफेसर्स को इस हवाले से खिदमत दे सकता हूँ। मैं उन्हें दरख्वास्त करूँगा कि वो इंटरव्यू के सेशन में एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आ जाएं और वो आपसे इंटरव्यू ले लें। ये तरीका हमेशा कारआमद रहा है और ये इस तरीके पर मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया है और ये तरीका काफ़ी मुफीद साबित होता है। और इस एतबार से भी मुफीद साबित होता है कि क्योंकि मुझे आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं और मैं लगभग आप लोगों की डिस्कशन मुताले से वाकिफ़ हूँ। तो मैं जब सवाल आपसे करता हूँ तो मैं उसकी ख़ास दायरे कार में महदूद लेकर करता हूँ। बल्कि आपको अगर मेरा अंदाज़ा हो गया तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई मैं किस किस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता हूँ। ऐसे में अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसा उस्ताद इंटरव्यू ले आपका जो बिल्कुल नया हो आपके लिए, जिससे आपकी वाक़फ़ियत ना हो और उनकी भी आपसे वाक़फ़ियत ना हो, तो फिर वो मुख्तलिफ़ तरह के और नए अंदाज़ के सवालात भी आपसे पूछ सकते हैं। और नए अंदाज़ के सवालात जो आपसे पूछे जाएँगे, यकीनन उस वो जो सिलसिला है, मरहला है, वो ज़्यादा आपके लिए मुफ़ीद या कारआमद साबित हो सकता है। तो ये एक तजवीज़ थी। तो मैंने यही सोचा है कि तकरीबन 7-8 लोग होंगे तो हम बाकायदा डेमो इंटरव्यू के लिए भी ऑप्शनल हैं कि हम एक से ज़्यादा मर्तबा भी डेमो इंटरव्यू ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो डेमो इंटरव्यू की बात हो गई। इसके अलावा आपकी तरफ से कि डेमो जो पेश किया जाएगा एज ए टीचर, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी सोचा है कि या तो अगर डेमो इंटरव्यू हो उसी में आपको आपकी डेमो भी चेक कर ली जाए और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर अलग से आपकी डेमो भी ले ली जाए और डेमो के लिए भी वही तरीक़ेकार होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो यूनिवर्सिटी में मुंतज़िमीन हैं, ख़ुसूसन जो चेयरपर्सन साहिबान हैं, कि उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो हमें 1 दिन की परमिशन दे दें कि हम वहाँ क्लास और उसका बोर्ड इस मकसद से इस्तेमाल कर सकें। और फिर उसमें कोशिश करेंगे कि हम डिपार्टमेंट के अगर कुछ स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हो जाएँ, तो बहुत ही बेहतर मामला हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स अपने लेवल के मुताबिक उसमें से कुछ सवालात भी आपसे करेंगे और ये मरहला एक अच्छी काफ़ी कारआमद एक्टिविटी के तौर पर भी साबित हो सकता है और सबके लिए मफीद हो सकता है। तो ये फ़िलहाल कुछ बातें तय की हैं जो आइंदा क्लासेस में भी इसको देखेंगे। जो हमारी ऑनलाइन क्लास है इसमें भी डेमो का एक जो सेटअप है वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त अभी हमारे साथ 5 लोग शामिल हैं, तो हम एक एक करके सिर्फ एक को ऑन बोर्ड लेकर और उससे फिर
मुख्तलिफ तरह के सवालात करेंगे और बाकी सब लोग खामोशी से सुनेंगे, चाहे सवाल के जवाबात दुरुस्त दिए जाएं या गलत दिए जाएं। और फिर जब तकरीबन इंटरव्यू मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर आप उन सही जो गलत जवाबात हैं उनको दुरुस्त करेंगे। और फिर मैं अपने तौर पर कोशिश करूंगा कि मैं आपके रवैये को, आपके अंदाज को, आपके लहजे को, तलफ़ुज़ को और बाकी तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको कोई मुफीद मशवरा दे सकूं कि किन किन जगहों पर आपको ख्याल रखना है, किन किन जगहों पर आपको अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। इस तरह बहुत मुमकिन है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकती हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। अच्छा, हमने परसों ये तय किया था शायद कि हम जब डिस्कशन क्लास हम हमारी होगी, तो ऑनलाइन क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम उर्दू गज़ल की तारीख के हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा वो तमाम पार्टिसिपेंट, तमाम साथी जो इस डिस्कशन में शामिल होंगे, वो एक एक शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आज मुझे तो ज़ाती तौर पर इतना मौका नहीं मिला कि मैं उर्दू गज़ल की तारीख को देख पाता खसूसियत के साथ, लेकिन कुछ बुनियादी बातें मुझे मालूम है, तो मैं उर्दू गज़ल की तारीख के हवाले से मुख्तसरन उसका अहवाल आपके सामने पेश कर देता हूँ। आज की डिस्कशन में एक और बात सामने आई कि हमारी एक साथी जो गुज़िश्ता साल ही लेक्चरर मुंतखब हुई हैं, बुशरा ज़ुबैरी, जो हमारे ग्रुप में भी शामिल हैं, और वो लेक्चरर हुई हैं, तो वो इत्तेफाक डिपार्टमेंट आ गई हैं। और फिर उन्होंने भी काफ़ी देर तक अपने तजर्बात और मुशाहिदात शेयर किए और कुछ मुफीद मशवरे भी दिए। उन्होंने एक और बात ये कही कि उनका जब डेमो हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि उर्दू अदब पर आप डेमो दें। तो जब उर्दू अदब पर डेमो की बात आई, तो फिर उनका जो तरीक़ेकार था वो लगभग ये था कि उन्होंने पहले अदब की तारीफ बयान की, और फिर अदब के जो दो बुनियादी हिस्से हैं, यानी नज्म और नस्र, उसको बयान करना शुरू कर दिया। पहले नस्र की जो अहम अकसाम हैं, असनाफ हैं, उसको बताना शुरू किया। तो फिर उन्होंने उसे रोककर कहा कि आप नज्म के हवाले से बताएं। तो फिर उन्होंने नज्म की अहम असनाफ और उनकी तारीफ के हवाले से तफसीलात बताना शुरू कर दी। ये डेमो 5 से 8 मिनट तक उनका चला था, और ये डेमो उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। बाकी इंटरव्यू में और भी बहुत सारे सवालात हुए थे, मुख्तलिफ शोरा के आशार भी उन्होंने सुने थे, लेकिन मजमूई तौर पर उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ हो, वो इंटरव्यू में कामयाब भी हो गए। तो ये एक बात भी मालूम हुई कि उर्दू अदब के हवाले से भी पूछा जा सकता है, लेकिन उर्दू अदब में मजीद किसी चीज़ को आप शुमार ना करें। आपसे जैसे मैंने दरख्वास्त की थी कि उर्दू गज़ल की तारीख, नज़्म की तारीख, मसनवी की, कसीदे की तारीख, अब इन चार अहम असनाफ या मरसिए की तारीख, पांच अहम शेरी असनाफ की अगर तारीख आप याद कर लेते हैं और या उन पर इनका मुताला कर लेते हैं, और इसके साथ फिर नसर में आप उर्दू दास्तान, उर्दू नॉवेल, उर्दू ड्रामा और उर्दू अफसाने की तारीख को ज़हन में रख लेते हैं, तो उर्दू अदब पर आपको डेमो देना मुश्किल नहीं पड़ेगा, काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और आप आसानी से ये डेमो दे सकेंगे। तो ये तरीका भी आप इख्तियार कर सकते हैं। अब आते हैं आज के बुनियादी मौजू की तरफ, उर्दू गज़ल की तारीफ। देखें, उर्दू गज़ल के हवाले से अगर हम जायज़ा लेना शुरू करते हैं, तो उर्दू गज़ल के साथ साथ उर्दू शायरी के इब्तिदाई जो आसार हैं उसके बारे में भी बात होती है आमतौर पर। उर्दू का जो पहले शायर कहलाते हैं वो मसूद शाह सलमान हैं, और मसूद शाह सलमान के बाद जो पहले अहम शायर उर्दू में हमें नजर आते हैं, जिनका नाम उर्दू अदब के हवाले से भी मारूफ है, वो अमीर खुसरो हैं। लेकिन मसूद शाह सलमान का कोई उर्दू कलाम हमें दस्तयाब नहीं है। और उसके बाद जो अ, अमीर खुसरो हैं, उनका जो कलाम है उसमें भी उर्दू की जो कैफियत है वैसी नहीं है जो उर्दू अ, गजल को शायर के यहाँ हमें खास तौर पर नजर आती है। उनकी शायरी के अंदर वो एक हिंदवी और फारसी के असरात हमें ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी उर्दू के इब्तिदाई अहम शोरा में एक खास अहमियत रखते हैं। लेकिन उन्हें उर्दू का पहला बाकायदा साहिब दीवान शायर करार नहीं दिया जा सकता। उनकी शायरी हमें दस्तयाब हो जाती है, मिल जाती है, लेकिन उनका कोई ऐसा दीवान ना दस्तयाब नहीं है कि जो सिर्फ उर्दू शायरी से ताल्लुक रखता हो। ऐसे में उनके बाद का जो जमाना है, तकरीबन 200-250 साल, उसमें कोई खास अहम उर्दू का शायर हमें नजर नहीं आता। उसके बाद हमें तकरीबन जो पहला अहम शायर नजर आता है वो है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह उर्दू गजल का पहला साहिब दीवान और साहिब कुलियात शायर है।
तो कुली कुतुब शाह इस हवाले से खास अहमियत रखते हैं। कुली कुतुब शाह के बाद का जो जमाना है उसमें उनके जो दरबारी शायर हैं मुल्ला वजही, और उसके बाद नुसरती, और चंद और शायर ऐसे थे कि जिन्होंने उर्दू में गजलें भी कही हैं। उसके बाद अगर हम दौर की बात करते हैं तो वली दक्कनी का जो दौर है वो आता है, और वो वली दक्कनी का दौर उर्दू गजल की तारीख में एक तारीख साज मोड़ की हैसियत रखता है। यानी वली दक्कनी ने उर्दू गजल को मशहूर और मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। इब्तदाई ज़माने में उनका अंदाज भी वही मुकामी खसूसियात का हामिल था, और उसमें जो मुकामी असरात हैं अल्फाज के एतबार से या मौज़ूआत के एतबार से वो शामिल थे। लेकिन जब 1700 में उन्होंने दिल्ली का सफर किया और वहां पर उन्हें इनकी मुलाकात शाह गुलचंद से हुई, और शाह गुलचंद ने उनकी शायरी सुनकर उन्हें फारसी जुबानों अदब से इस्तिफादा करने का मशवरा दिया, तो वली दक्कनी को एहसास हुआ कि वो ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो शायरी की उसमें उन्होंने फारसी असालीब, फारसी तराकीब, फारसी मौज़ूआत और अल्फाज और मुहावरात और तलमीहात, तशबीहात, इस्तिआरात, तमाम चीज़ों को इतनी खूबी से अपनी शायरी के अंदर समोना शुरू किया कि उर्दू जो गज़ल है उसका मिजाज ही तब्दील हो गया। वली दक्कनी एक ज़माने तक उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर की हैसियत भी रखते थे, और इसीलिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम भी करार दिया था, क्योंकि उस ज़माने तक की तहकीक के मुताबिक वली दक्कनी ही पहले साहिब दीवान शायर थे। बाद में दीगर तहकीक से साबित हुआ कि वली दक्कनी पहले साहिब कुली सॉरी कुली कुतुब शाह पहले साहिब दीवान शायर थे। तो वली दक्कनी के बाद का जो जमाना है, वली दक्कनी के बाद जो उर्दू गजल की तारीख है वो देहलवी शायरी से की तारीख है। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ अदवार शुरू होते हैं, पहला दौर इल्हाम गोई की तहरीक कहलाता है। इल्हाम गोई की तहरीक का आगाज क्यों हुआ, इस हवाले से भी आपके जहन में कुछ बातें होनी चाहिए। इल्हाम गोई दरअसल जब वली दक्कनी का दीवान दिल्ली पहुंचा तो जो वली दक्कनी की शायरी में एक नुमाया सिफत उन्हें नजर आई वो इल्हाम गोई की थी। तो जो दिल्ली दिल्ली के शोरा थे उन्हें ये महसूस होने लगा कि शायरी का कमाल इल्हाम गोई में है। इल्हाम गोई के अंदर समझे अ, वहम में डालने वाली बात की जाती है, नहीं, एक ही लफ्ज से दो दो माने पैदा किए जाते हैं, और इस तरह बात की जाती है कि वो लफ्जों का कमाल मालूम होता है, लफ्जों का मुअम्मा मालूम होता है। कभी कभी वो लफ्ज बआसानी समझ में नहीं आते हैं, इनके शायरी से मतलब दो दो या दो से भी ज्यादा निकलते हैं। उस जमाने में जो अहम हुई तहरीक को आगे बढ़ाया है वो जो अहम शायर थे वो शाह मुबारक आबरू थे। शाह मुबारक आबरू खान आरदू के शागिर्द थे। खान आरदू भी खास अहमियत रखते हैं, लेकिन उनकी अहमियत उर्दू गजल के शायर की बजाय उर्दू के एक अहम उस्ताद की तौर पर ज्यादा मशहूर है। उन्होंने अपने जमाने में मीर, दर्द और सौदा वगैरह को उर्दू में जुबान में शायरी करने का मशवरा दिया, और उन्हीं के मशवरे और तजवीज़ पर मीर, दर्द और सौदा वगैरह ने उर्दू में शायरी, और हातिम वगैरह ने उर्दू में शायरी शुरू की। तो उनका तो एक अहम कारनामा ये है। शाह मुबारक आबरू भी उन्हीं के शागिर्द थे, लेकिन शाह मुबारक आबरू इस लिहाज से अहमियत रखते हैं कि वो इल्हाम गोई तहरीक के बानी भी माने जाते हैं। शाह मुबारक आबरू जो हैं वो उन्होंने इल्हाम को एक बतौर फन बरता है। वो वाहिद शायर है कि जिनके पूरे कलाम में हमें इल्हाम गोई के असरात वाज़े तौर पर नजर आते हैं। जैसे उनका एक शेर मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि उससे अंदाजा होगा कि इल्हाम होता क्या है। इल्हाम में दो दो माने पैदा होते हैं शेर के, शेर है शाह मुबारक आबरू का कि पोल आबरू का था, न जाऊंगा उस गली, होकर के बेकरार देखो आज फिर गया। आप देखें पहले मिसरे में वो बात कर रहे हैं कि था पोल आबरू का था, पोल आबरू का था, न जाऊंगा उस गली, होकर के बेकरार देखो आज फिर गया। अब पोल से पहले मिसरे में वो कह रहे हैं कि मेरा आबरू का कौल था कि वो उस गली में नहीं जाएगा, लेकिन आज फिर वापस चला गया। अब एक माने तो ये निकलते हैं कि उसने तो अहद किया था, वादा किया था कि वो उसकी गली में नहीं जाएगा, लेकिन आज फिर दोबारा चला गया। लेकिन दूसरे माने ये हैं कौल से फिर गया, कि आज उसने कौल तो दिया था कि, लेकिन आज वो उस कौल से फिर गया है।
दोबारा जाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि कौल से फिरने की, इबादत से करने की बात कर रहा है। तो ये एहाम गोई जो है वो इस तरह से मशहूर भी हुई उस जमाने में, मकबूल भी हुई। अक्सर शोरा ने एहाम गोई में शायरी करना शुरू की। और शाह हातिम भी उस जमाने के अहम शायर थे, उन्होंने भी अपना दीवान एहाम गोई के रंग में मुरतब किया। इसके अलावा शाकिर नाजी और शरफुद्दीन मजनून और इस तरह के चंद और शायर, मुस्तफ़ा खान यकरंग वगैरह एहाम गोई की तहरीक में शामिल थे। फिर जब एहाम गोई की तहरीक अपने उरूज पर थी, उसी जमाने में एक और उस्ताद शायर थे, मिर्जा मजहर जाने जाना। मिर्जा मजहर जाने जाना भी उर्दू शायर के तौर पर तो इतने ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं थे। उर्दू शायर के हैसियत से तो उनका कलाम बहुत ज्यादा भी नहीं है, और वो उर्दू शायर के तौर पर इतनी अहमियत नहीं रखते, लेकिन उसके साथ वो अहमियत रखते हैं एहाम गोई की तहरीक को खत्म करके रद्द अमल की तहरीक को लाने में। यानी मदर जाने जाना रद्द अमल की तहरीक के बानी है। उन्होंने शऊरी तौर पर कोशिश की कि जो एहाम गोई की तहरीक है उसे खत्म किया जाए। एहाम गोई की वजह से जो शायरी में जज्बात और एहसासात थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। और ऐसे में मजहर जाने जाना ने अपने अपने शागिर्दों की तरबियत की कि शायरी एहाम गोई की बजाय सादा गोई में होनी चाहिए। यानी जज्बात और एहसासात का इजहार बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों से करना चाहिए, बजाय इसके कि शायरी में एहाम को डालकर को मुअम्मा बना दिया जाए, या उसमें कोई ऐसा एहाम पैदा कर दिया जाए जो सुनने वाले कारी को तजब्जुब का शिकार बना दे, या उसे मफहूम पूरी तरह समझ में आने ना लगे। तो इस चीज को बुनियाद बनाकर मदर जाने जाना ने अपने शागिर्दों की तरबियत की। और उनके जो सबसे अहम शागिर्द थे वो थे इनामुल्लाह खान यकीन। इनामुल्लाह खान यकीन ने अपने उस्ताद की तरबियत के एन मुताबिक सादा गोई की शायरी की, और अपने ज़माने में वो मीर, दर्द और सौदा या हातिम, उन तमाम शोरा से ज्यादा उन्होंने मकबूलियत हासिल की। उनका जो दीवान है उनके वफात के बाद जो मुरतब हुआ, लगभग 150 गजलें हैं उसमें। लेकिन वो जो गजलें हैं वो उनका मिजाज इंतहाई दिलकश है। उस जमाने में जब तमाम के तमाम शोरा इल्हाम गोई में शायरी कर रहे थे, नामुल्लाह यकीन ने एक नए अंदाज की और बड़ी खूबसूरत और कमाल की शायरी की। इनके हवाले से इनके हवाले से जमील जालबी ने लिखा है कि आज अगर हम इनामुल्लाह यकीन का कलाम देखते हैं तो हमें वैसी खूबियां नजर नहीं आती। हम ये महसूस नहीं करते कि इसमें क्या खूबियां थी कि अपने जमाने में बहुत मशहूर थे। लेकिन तारीखी तनाजुर में जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें ये एहसास हो जाता है कि इनामुल्लाह यकीन नई शायरी के इब्राहिम और मीर तकी मीर आखिरी पैरों पर थे। यानी उन्हें ये बताने की जरूरत महसूस हुई कि इनामुल्लाह यकीन वो पहले शायर थे जिन्होंने वो इल्हाम गोई की रविश को तर्क करके सादा गोई या जज्बात और एहसासात के साथ होने वाली शायरी को बुनियाद बनाकर शायरी की। और इसी रविश को आगे बढ़ाते हुए मीर तकी मीर ने उर्दू गजल को बामे उरूज पर पहुंचा दिया। तो इनामुल्लाह यकीन अपने जमाने में मीर से ज्यादा मशहूर थे, बस नौजवानी के जमाने में ही उन्हें कत्ल कर दिया गया था। ये भी एक बात सामने आती है कि उनके वालिद ने उन्हें कत्ल करवा दिया था। वजह कोई भी हो सकती है, बहुत सारी वजूहात में तारीख में बयान की जाती हैं। और इनामुल्लाह यकीन के बाद जो हमें शायर नजर आते हैं जिन्होंने सादा गोई की शायरी की, उनमें शाह हातिम का नाम भी आता है। शाह हातिम को जब महसूस होने लगा कि इल्हाम गोई की तहरीक दम तोड़ चुकी है और अब सादा गोई है, सादा गोई की शायरी मशहूर होने लगी है, रद्द अमल की शायरी मशहूर होने लगी, तो उन्होंने भी नई अंदाज की शायरी का अपना दीवान मुरतब किया। और पुरानी जो शायरी थी उसमें भी हकुल इम्कान, उसमें भी तब्दीलियां पैदा की और एक नया दीवान दीवान ज़ादा के नाम से मुरतब किया। उसके बाद मीर, दर्द और सौदा का दौर आता है जो उर्दू शायरी का क्लासिकल अहद कहलाता है। इनके बारे में आप सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो ये दहलवी दौर था। उसके बाद जो जमाना था वो दिल्ली में निहायत मुसीबत और परेशानी का जमाना था। वहाँ पर बार बार दिल्ली पर हमले होने की वजह से जो दिल्ली के बड़े चोटी के अहम मुसन्निफीन थे, शायर थे, वो दिल्ली से लखनऊ की तरफ हिजरत कर गए, क्योंकि लखनऊ में नवाब आतिफ उद्दौला की हुकूमत थी और वहाँ पर एक अलग बादशाहत कायम थी। तो तमाम के तमाम लोगों ने वहाँ का रुख किया। वहाँ पर उन्हें बड़ी इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली, और बहुत हाथों हाथ लिए गए, क्योंकि वो शायरी या नस्र निगारी के हवाले से बहुत मकबूल थे। लेकिन लखनऊ में उन्हें उन्हें बहुत ज्यादा मकबूलियत भी मिलना शुरू हुई। तो उस जमाने में मीर, सौदा और खान आरजू, शाह हातिम या दीगर जितने भी उस जमाने के
बचे बचे हुए शोरा थे उन्होंने लखनऊ या उसके फैजाबाद का रुख करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फैजाबाद या लखनऊ जो है वो उर्दू अदब का मरकज बना। वहां पर मीर तकी मीर भी पहुंचे और मीर तकी मीर भी वहीं पर वफात हुई, सौदा की वफात भी वहीं पर हुई। दर्द वाहिद शायर थे जिनकी पूरी जिंदगी दिल्ली में गुजरी, उन्होंने दिल्ली से हिजरत नहीं की। अब लखनऊ की शायरी का जो मामला था, अब लखनऊ की शायर, लखनऊ का मिजाज क्योंकि एक तो ऐश पसंदी उस वहां पर ज्यादा थी। वहां पर जो मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, ज्यादती थी, लोग बहुत खुशहाल थे। ऐसे में उनके मिजाज में एक अय्याश परस्ती या इस तरह की चीजें शामिल हो गई थी, जिसकी वजह से उनके यहाँ चौंचलापन या ये समझ लें कि मिर्जा या फिर जो एक अमीर जादों के जो एक उस जमाने के जो मामलात हैं वो ज्यादा सामने आने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीजें उनकी शायरी के अंदर अहमियत भी अख्तियार करने लगी। और फिर उन शोरा के अंदर एक नया रंगे सुखन पैदा होना शुरू हो गया, वो लखनवी मिजाज की अक्कासी करने लगा। उसी जमाने में मीर फौज भी, उसका ताल्लुक भी दिल्ली से था लेकिन वो भी लखनऊ आ गए और लखनवी मिजाज की शायरी करना शुरू की, मामला बंदी की शायरी करना शुरू की। और उसके बाद जो वहां पर अहम शोरा थे उनमें कलंदर बख्श जुर्रत और इंशाल्लाह खान इंशा, और फिर मुसफ़ी मुसफ़ी भी दिल्ली में काफी अरसा रहे थे, दिल्ली के थे, वो भी लखनऊ आ गए थे। लखनऊ में आकर उन्होंने भी उसी मिजाज की शायरी करना शुरू की थी जो लखनवी मिजाज की अक्कासी करती है। तो मीर सोद, कलंदर बख्श जुर्रत, इंशाल्लाह खान इंशा और मुसफ़ी लखनवी मिजाज की शायरी करने के हवाले से शोहरत रखते हैं। उसमें मामला बंदी की शायरी और रेख्ती जो है वो उस जमाने में मकबूल होना शुरू हुई। और इसके अलावा फिर एक और नया दौर शुरू होता है लखनऊ में ही, और वो था आतिश और नासिक का दौर। नासिक इस हैसियत से मशहूर है कि उन्होंने जो ताज़ा गोई की तहरीक को जन्म दिया। उस जमाने में जब मामला बंदी की शायरी हो रही थी, उसमें अल्फाज में जो तसन्नुर और बनावट के मामला ज्यादा अहमियत हासिल करने लगे थे। ऐसे में नासिक ने उर्दू शायरी के अंदर एक नई रिवाज को जन्म देने की कोशिश की, जिसे ताज़ा गोई की तहरीक कहा जाता है। उन्होंने लफ्जों को, जो कदीम अल्फाज थे और मुहावरात थे उन्हें मतरूक करना शुरू किया। काफी सारे अल्फाज और मुहावरात उन्होंने मतरूक कर दिए, मनसूख कर दिए, और नए अल्फाज और मुहावरात को उर्दू शायरी में शामिल किया। जैसे लफ्ज इस्तेमाल होता था इधर और उधर, उसकी जगह इधर और उधर लफ्ज इस्तेमाल किया। नासिक एक उस्ताद शायर थे, उनके जो शागिर्दों की तादाद है वो 100 से ज्यादा थी। तो इस लिहाज से भी नासिक अहमियत रखते हैं। और उनकी शायरी की जो और इंफरादियत थी उस हवाले से मैंने कुछ तफसीलात उनकी जो वीडियो शेयर की थी उसके अंदर भी शेयर की है, अगर आप चाहें तो उसे भी देखकर काफी फायदा उठा सकते हैं। उसी जमाने में आतिश भी ऐसे शायर थे जिन्होंने नासिक, न सिर्फ नासिक की पैरवी की बल्कि उन्होंने जो लखनवी मिजाज है उसको भी बुनियाद बनाकर आतिश और जो दहलवी और लखनवी मिजाज को का इम्तिजाज करके एक ऐसी शायरी की जो अपने जमाने में भी मकबूल थी और बाद में भी मकबूल रही। अपने जमाने में नासिक ज्यादा मशहूर शायर थे लेकिन आतिश की शायरी का जो की तासीर है वो बाद के जमाने में भी कायम रही। तो इसलिए बाद के जमाने में आतिश बड़े शायर के तौर पर उभर कर सामने आए और नासिक उनके पस मंजर में चले गए। लेकिन बहरहाल नासिक की एक तारीखी अहमियत जरूर है कि उन्होंने तारीख जो उर्दू शायरी है उसके एक मिजाज में एक वाज़ेह तब्दीली भी की, और उर्दू जुबान में राइज शकील और ऐसे अल्फाज और मुहावरात जो नागवार गुजरते थे उन पे इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दिया, उन्हें बिल्कुल मनसूख कर दिया। तो ये उनकी एक उर्दू अदब में खास इंफरादियत है। अब आतिश और नासिक के बाद जो उर्दू अदब का दौर दोबारा शुरू होता है वो दोबारा से दहली से शुरू होता है। उस जमाने में जो दहली के अहम शोरा हैं उनमें अ, शेख इब्राहिम ज़ोक, मिर्जा गालिब और मोमिन खान मोमिन के अलावा बहादुर शाह जफर के नाम लिए जा सकते हैं। ये एक पूरा दौर है और खासतौर पर इस ऐड को ऐड गालिब के नाम से भी मौसूम किया जाता है। गालिब एक ऐसे इल्हामी शायर थे कि जिनके कलाम की जो खसूसियात हैं वो हर जमाने में खास अहमियत की हामिल रही हैं, और उन्हें हर जमाने में अ, हर तरह की मकबूलियत हासिल रही है। जितने भी शोरा और नस्ल निगार हैं उनके ज़माने में या बाद के ज़माने में भी उनकी शायरी को के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उस पर
ہمیشہ بات کی جاتی ہے۔ آج بھی جو اردو غزل کے جو اہم ترین شعراء ہیں یا احساس شاعر ہیں، میر کے بعد جو سب سے بڑا احساس شاعر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مرزا غالب ہی ہے۔ اور مرزا غالب کی شاعری کی جو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمان و مکان سے آزاد ہے، یعنی وہ اس زمانے میں بھی اپنی خاص اہمیت کی حامل تو تھی، لیکن آج بھی اس کی اہمیت کسی طور پر بھی کم نہیں ہوتی۔ اور ان کے کلام کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی شاعری کا لطف کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کا جو مزہ ہے یا اس کی شاعری کے مختلف پہلو ہیں وہ ہمیشہ نئے انداز سے ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ مجھے بھی واضح طور پر اس وقت احساس ہوا جب مرزا غالب پر خصوصیت کے ساتھ میں نے کام کیا اور دوبارہ سے ان کا مطالعہ کیا، تو دوبارہ غالب نے پہلے سے کہیں زیادہ مجھے متاثر کرنا شروع کیا۔ اور اس زمانے کے دوسرے اہم شاعر مومن خان مومن تھے، اور مومن خان مومن کی جو وجہ شہرت ہے وہ تغزل تھا۔ تغزل کے حساب سے غالب سے بھی بڑے شاعر تھے اپنے زمانے میں، غالب سے زیادہ مشہور تھے، مقبول تھے، لیکن ان کا مزاج وہ عوامی تھا۔ عوامی جو ان کے مزاج تھا اس کی عکاسی کرنے کی زیادہ کوشش کی۔ عوامی مزاج میں جو عشق و عاشقی کا جذبہ ہے اسے خاص طور پر انہوں نے بیان کیا، تو ان کی شاعری میں وہ پہلو تو ہمیں واضح نظر آتا ہے، لیکن بعد میں جو غالب ہے، غالب کی شاعری زیادہ مقبول ہو گئی اور آج مومن ان کے پس منظر میں چلے گئے۔ یہی حال شیخ ابراہیم ذوق کا تھا، وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، استاد شاعر تھے، اور اس زمانے میں انہوں نے اردو زبان کو صاف کرنے کا بیڑا بھی اٹھایا اور بہت اردو زبان کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو محاورات کو استعمال کرنے کا جیسی جیسی خوبی ہمیں ذوق کے ہاں نظر آتی ہے کسی کے ہاں نظر نہیں آتی۔ ذوق نے شعوری طور پر اردو محاورات کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، لیکن اس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ جس خوبصورتی سے ہمیں شاید ہی کوئی دوسرا ایسا شاعر نظر آتا ہو جنہوں نے محاورات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ اور بڑی مشکل محاورات کو بھی انہوں نے بڑی خوبی اور مہارت سے اپنی شاعری میں شاعری کے جامہ پہنایا ہے۔ لیکن ذوق کی جو استادی ہے اور اس ذوق کی جو شاعری کا ایک ردھم ہے، اس میں ایک بڑی خرابی تب پیدا ہوئی کہ جب محمد حسین آزاد نے ذوق کا دیوان اور کلیات مرتب کیا اور اس میں اپنی مرضی سے اشعار میں ترمیم و تنسیخ کر دی اور کچھ اضافے بھی کر دیے، اور کچھ غزلیں اپنی طرف سے کہہ کر بھی ان کے دیوان میں کلیات میں شامل کر دی، جس کی وجہ سے ذوق کا سارا جو کلام ہے وہ ذرا مشکوک ہو گیا۔ اس وجہ سے ذوق کی جو اہمیت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو گئی، یا ذوق کو وہ اہمیت حاصل نہ ہو سکی جو اہمیت انہیں ملنا چاہیے تھی۔ اچھا، اسی زمانے کے بہادر شاہ ظفر بھی ایک اہم شاعر ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ بھی تنقید کی ہے کہ وہ ان کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ کلام ان کے استاد ذوق کا ہے۔ ایک ایک دو سوالات آئے ہیں وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں، بس یہ بات مکمل کرتے ہی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے جو استاد تھے ذوق، انہوں نے اس کا کلام کہا ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ معروف بات نہیں ہے۔ وہ محققین اور ناقدین نے واضح طور پر اس بات سے انکار کیا ہے اور مانا ہے کہ بہادر شاہ ظفر بھی ایک اچھے اور استاد شاعر کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ بادشاہ تھے لیکن ان کی پوری زندگی رنج و الم اور بہت سارے مسائل اور ایک مغلیہ سلطنت کے زوال کو دیکھتے ہوئے گزری، تو اس کی شاعری میں وہ تمام عناصر موجود ہیں۔ اچھا، ایک دو میسیجز آئے، پہلے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک دو میسیج تو آئے کہ آواز بار بار پرابلم آ رہی ہے۔ دیکھیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن جب ڈسٹرب کرتا ہے، تو جب میری طرف سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو یقیناً آپ کو کبھی پرابلم ہوتی ہوگی، یا کبھی آپ کو آپ کی طرف سے ڈسٹربینس ہوتی ہے، تو شاید ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ہاں سے بھی انٹرنیٹ کا کنیکشن تھوڑا سا انسٹیبل ہوا تھا، سامنے وہ اسکرین پر آ جاتا ہے، لیکن ایک دو مرتبہ شاید آپ کی طرف سے ہوا ہو۔ بہرحال یہ آن لائن کلاس میں اس طرح کے معاملات چلتے رہتے، تو زیادہ اس حوالے سے پریشان نہ ہو۔ اچھا، سوال سوال تھا کہ کس نے شامل کیا تھا کلام میں؟ دیکھیں، محمد حسین آزاد نے ذوق کا دیوان مرتب کیا تھا، اور جب ذوق کا دیوان مرتب کیا تھا اس زمانے میں انہوں نے ذوق کے دیوان میں ان کی غزلوں میں ترمیم و تنسیخ کر دی تھی، یعنی کچھ اضافے بھی کر دیے تھے، کچھ اشعار نکال دیے تھے، اور بہت ساری غزلیں اپنے طور پر کہہ کر اس میں شامل کر لی تھی۔
ज़ोक भी ज़ोक के शागिर्द, मोहम्मद हुसैन आजाद ज़ोक के शागिर्द थे, तो ज़ोक से उन्हें बड़ी अकीदत थी, मोहब्बत थी। वो तो अपने तौर पर अकीदत और मोहब्बत में ज़ोक को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के चक्कर में थे, लेकिन उसको बढ़ाने चढ़ाने की बजाय उसके लिए एक मुसीबत का सामान बन गए, और उनकी जो अहमियत थी वो बढ़ने की बजाय और कम हो गई, और उनका सारा का सारा कलाम मशकूक हो गया। लोग उसके कलाम को अब आज सारे कलाम को काफी हद तक शकूक भरी नजरों से देखते हैं, और इसीलिए उनके कलाम का वैसा शायद मुताला नहीं किया जा सका जिस तरह का किया जाना चाहिए था। और यही वजह है कि मोमिन, ज़ोक और बहादुर शाह जफर के मुकाबले में गालिब बड़े शायर बनकर सामने आ गए, और बाद में उनकी जो शायराना अहमियत है वो ज्यादा मकबूल हो गई, और आज तक वो एक सबसे अहम शायर के तौर पर जाने जाते हैं। उसके बाद जो उर्दू गजल के दो अहम शायर हमें नजर आते हैं, वो अमीर मीनाई और दाग दहलवी हैं। इन्हें 19वीं सदी के खात्मे काबिया दहलवी और लखनवी जो दबिस्तान है उसके आखिरी शायर होने का एजाज हासिल है। अमीर मीनाई की शायरी में हमें लखनवी मिजाज की ज्यादा खासी नजर आती है, दाग दहलवी जो हैं वो दहलवी मिजाज के आईनादार हैं, लेकिन दोनों की शायरी बहरहाल वो दहलवी और लखनवी मिजाज का हसीन इम्तिजाज हमें उसमें नजर आता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई शायर में खसूसी तौर पर इसमें दहलवी मिजाज ही है, लेकिन दोनों की शायरी के अंदर दहलवी और जो लखनवी मिजाज है वो हम आहंग होता हुआ नजर आता है। दोनों एक एक दूसरे के साथ भी उन्होंने काफी वक्त गुजारा था। मेरे ख्याल में नवाब रामपुर के यहाँ ये दोनों दरबारी शायर के तौर पर उन्होंने काफी वक्त अपने एक साथ भी गुजारा था, और एक ही जमाने के शायर थे, एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, अकीदत भी रखते थे, मोहब्बत भी रखते थे। वो 4-5 साल के वक्फे से दोनों का इंतकाल भी हुआ है। तो 19वीं सदी के खात्मे तक जो उर्दू गजल है वो अमीर मीनाई और दाग दहलवी पर पहुंचकर खत्म हो जाती है। अच्छा, ये वो जमाना था कि जब उर्दू गजल के मुकाबले में नज्म ने जगह बनाना शुरू कर दी थी। 1865 में जब अंजुमन पंजाब बनी और 1874 में अंजुमन पंजाब के तहत जब मौदूआती मुशायरों का आगाज हुआ, तो शऊरी तौर पर उस जमाने में शोरा ने गजल की बजाय नज्म में तबा आजमाई करना शुरू की। हाली जो एक बहुत जबरदस्त गजल गो शायर थे, उन्होंने भी शऊरी तौर पर नज्म में शायरी करना शुरू की, और गजलें भी उन्होंने नज्मिया अंदाज की यानी मौजुआती टाइप की गजलें उन्होंने कहना शुरू की, इस्लाही गजलें कहना शुरू की। उसमें रोमानियत या इश्क मोहब्बत का जो बुनियादी मौजू है उसको इस्तेमाल करना कम कर दिया या तर्क कर दिया। हाल ही की जो मकबूलियत के पेश नज़र बाद में अकबर इलाहाबादी और फिर अल्लामा इकबाल भी इसी चीज से मुतासिर होकर अ, नज्म में शायरी करने लगे, और उस जमाने के तकरीबन तमाम अहम शोरा ने गजल की बजाय नज्म में शायरी करना शुरू कर दी थी। इकबाल ने आगाज गजल से किया था, लेकिन उसके बाद वो भी नज्म की तरफ आ गए थे, और उनके मिजाज के अंदर भी कहीं ना कहीं हाल ही के असरात हमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नजर आते हैं। उस जमाने में अकबर इलाहाबादी भी एक अहम शायर थे, उन्होंने मिजाहिया शायरी करना शुरू की थी। अच्छा, अल्ताफ हुसैन हाली, फिर अकबर इलाहाबादी, फिर अल्लामा इकबाल, और उसी जमाने में मौलाना जफर अली खान, फिर हफीज जालंधरी, अख्तर शीरानी और इस तरह के बहुत सारे शोरा ने 1880 और 90 की दहाई से लेकर तकरीबन 1930 तक की दहाई में उर्दू जो नज्म है उसको वामे उरूज पर पहुंचाने की कोशिश की, अहम किरदार अदा किया। लेकिन उसी जमाने में गजल की मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी, और लगभग 1900 के बाद जब अमीर बिनाई और दाग दहलवी दुनिया से रुखसत हो गए थे, उस जमाने में कोई बड़ा या अहम गजल का शायर हमें उस जमाने में नजर नहीं आता। लेकिन उस जमाने में हसरत मोहानी ने उर्दू गजल को दोबारा जिंदा करने में अहम किरदार अदा किया, और यही वजह थी कि उन्होंने उन्हें जदीद गजल का बानी भी माना जाता है, और गजल के निशाते सानिया का उन्हें इमाम भी कहा जाता है। 1903 तक तो उन्होंने बीए किया था, और उसके बाद उनकी शायरी का बाकायदा आगाज हुआ था, और उनकी शायरी के अंदर जो बुनियादी अंतर था वो वही गजल के मिजाज को उन्होंने बरकरार रखने की कोशिश की, और गजल को जिंदा रखने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन उनके साथियों में जिगर मुरादाबादी, फानी बिदायूनी और असगर गोंदवी ने भी अहम किरदार अदा किया, और गजल को दोबारा एक बावकार मुकाम अता करने की कोशिश की। इसीलिए जो जदीद गजल के जो अहम शोरा हैं उनमें हसरत, जिगर, फानी और असगर के नाम खास तौर पर लिए जाते हैं, जबकि इसके अलावा फिराक गोरखपुरी और यास यगाना चंगेजी भी इस फहरिस्त में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये कम अज कम अहम शोरा थे।
اس کے بعد جو اردو غزل ہے اس میں ہمیں آزادی سے پہلے ناصر کاظمی، آزادی کے بلکہ آزادی سے پہلے تو ہمیں کوئی بڑا اہم شاعر نظر نہیں آتا، آزادی کے بعد ہمیں جو شعرا ہیں ان میں